इस क्लासेज में आज हम लोग बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में, जो कि आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम लोग जानेंगे किन किन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा गया, किसके किसके बीच में लड़ा गया, इसके कारण क्या थे और परिणाम क्या थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके पड़ोस में भी अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। बिना कारण के कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। और इस युद्ध का भी कारण था, उसको भी हम लोग जानेंगे, परिणाम को भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है आप सबसे, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो मुझे समर्थन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कालक्रम को हम लोग, कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में लड़ा गया। ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि किन के बीच में लड़ा गया। तो एक तरफ थी कंपनी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका सहयोग कर रहे थे निज़ाम, जो हैदराबाद का शासक होता था, और प्लस मराठे। मतलब ये हुआ कि एक तरफ कंपनी, निज़ाम और मराठे थे, तो दूसरी तरफ जो शक्ति थी उसका नाम था मैसूर का शासक टिप्पू। अब हमें क्लियर हो गया कि कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ। अब इसे भी समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। इस मैप को देखिए आप, ये जो मैप बना है भारत का आधा से निचला वाला हिस्सा है, तो ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये आपको यहाँ मराठों का शासन था, अर्थात यह क्षेत्र मराठों के कब्जे में था। वहीं ये जो दक्षिण भारत में वर्तमान केरल के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पॉलीगर थे और यही मालाबार का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हुआ करता था। अच्छा, जस्ट ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है मैसूर का क्षेत्र, जहाँ टिप्पू शासन करता था, और इसके पड़ोस में था निज़ाम, अर्थात हैदराबाद का शासक निज़ाम का ये क्षेत्र था। और यही दक्षिण भारत के जो मद्रास है, मद्रास में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यह समझ लिया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ। अब पृष्ठभूमि को जानते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या था। तो इसका जो कारण था उसको भी समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा हमें। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति थी वह 1784 ईस्वी 1784 में हुआ था, मंगलोर की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? मंगलोर की संधि के द्वारा। और इस संधि में इस बात का प्रावधान था कि कंपनी और मैसूर का शासक टिप्पू में मित्रता बनी रहेगी। परंतु हुआ यह कि समय आया, वह परिस्थितियाँ बदली। 1789 का 1789, ध्यान रखना है 1789 ईस्वी। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी हल है, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होगा, और आपका दीर्घोत्तरीय मतलब मेंस के लिए भी तैयारी साथ में हो जाएगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1789 ईस्वी में कंपनी का जो उस समय गवर्नर जनरल होता था कॉर्नवालिस, नाम भी ध्यान रखना है आप लोगों को, कि पूछ लिया जाता है यह भी कि भाई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। तो कंपनी का जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, इसी के द्वारा निज़ाम को एक पत्र लिखा गया। कब लिखा गया पत्र? तो 1789 ईस्वी में निज़ाम को पत्र लिखा गया। निज़ाम कौन था? हैदराबाद का शासक। तो निज़ाम को जो पत्र लिखा गया, उसमें जो मित्रों की सूची दी गई, फ्रेंड का जो लिस्ट दिया गया कंपनी के द्वारा, उसमें टिप्पू का नाम नहीं था। ध्यान रखना है, किसका नाम नहीं था? टिप्पू का नाम नहीं था। और इसे टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि का उल्लंघन माना। वह माना कि भाई यह तो मंगलोर की संधि का उल्लंघन है। ठीक है। अच्छा, एक और रीज़न था इसका, वह भी बड़ा रीज़न था। चूँकि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और महत्वाकांक्षी भी था, शक्तिशाली भी था, और वह अपने महत्वाकांक्षा को और शक्ति को बढ़ाने के लिए कई विदेशों से संबंध अच्छे कर रहा था वह, जिसमें कि फ्रांस था, मॉरिशस, अफगानिस्तान, तुर्की। और ऐसे में अंग्रेज़ों को यह खटका लगा रहता था कि कहीं फ्रांस जो है इतना नहीं सहयोग कर दे, किसका? टिप्पू सुल्तान का, कि यह हमसे मजबूत पड़ जाए या हम पे भारी पड़ जाए। चूँकि फ्रांस टिप्पू सुल्तान का विदेशों में, मतलब यूरोप में भी प्रतिस्पर्धी था, कंपटीटर था, और भारत में भी प्रतिस्पर्धी था, कंपटीटर था, प्रतियोगी था। ऐसे में खटका लगा रहना स्वाभाविक था। तो उसका आरोप यह भी था कि टिप्पू सुल्तान अपने संबंध मजबूत कर रहा है उनसे। अच्छा, जो तीसरा और तत्कालिक कारण था युद्ध का, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, उसे हम लोग समझ लेते हैं कि जो तीसरा और तत्कालिक कारण था वह था
त्रावणकोर के राजा के द्वारा कोचीन के 2 बस्तियों को खरीदना। त्रावणकोर का जो महाराज था त्रावणकोर, उसने कोचीन, ध्यान रखना है, कोचीन में स्थित 2 बस्तियों को खरीद लिया, 2 बस्तियों को खरीद लिया। और ये जो बस्ती थे किसके अधीन थे भाई? तो डचों के अधीन में थे। अर्थात डच जो नीदरलैंड से आए हुए थे उन लोगों का भी अस्तित्व था दक्षिण भारत में, और उन्हीं लोगों से, डचों से त्रावणकोर के राजा ने 2 बस्तियों को खरीदा। और वो, अब टिप्पू सुल्तान का मानना यह था कि जो दोनों बस्ती थे वहाँ पे उसके जागीर हुआ करता था कभी। तो इसी संदर्भ में टिप्पू सुल्तान ने माना कि यह टिप्पू सुल्तान ने माना कि यह मेरे संप्रभुता का उल्लंघन है। चूँकि इसका यह मानता था कि मेरा नियंत्रण है इन क्षेत्रों पर, तो यहाँ पे त्रावणकोर के राजा को खरीदारी नहीं करनी चाहिए थी, और इसी के लिए इसने त्रावणकोर पे आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया भाई? तो टिप्पू सुल्तान ने आक्रमण किया, त्रावणकोर पे आक्रमण किया। किस पे? त्रावणकोर पे आक्रमण किया। और अब सवाल यह है, तो त्रावणकोर पे जब आक्रमण किया तो कंपनी को क्या पड़ी थी? तो कंपनी तो भाई पहले से खार खाया बैठा था। कर्नवालिस पहले से ही तलवार तेज कर रहा था कि मैसूर के शासक टिप्पू को ठोकना है। और इसके लिए उसने क्या किया कि जैसे ही देखा कि त्रावणकोर पे टिप्पू ने आक्रमण किया, उसको पर्याप्त मौका मिल गया, मतलब एक अवसर मिला, और इसको उसने भुनाया भी। उसने तुरंत सहयोग किया। किसका? त्रावणकोर का। अच्छा, एक और रीजन था सहयोग करने का। एक रीजन यह भी था कि त्रावणकोर जो था वो कंपनी का संरक्षित राज्य था। क्या था? संरक्षित राज्य। तो वैसे में, अच्छा, दूसरी बात कि जो त्रावणकोर था वो काली मिर्च प्राप्त करने का बड़ा स्रोत था। किसके लिए? कंपनी के लिए। मतलब यह आप समझ लीजिए कि दक्षिण भारत में इतना बड़ा स्रोत नहीं था जहाँ जो काली मिर्च प्रदान करता हो। तो नेचुरली कंपनी को सहयोग करना था त्रावणकोर को, और त्रावणकोर का सहयोग किया कंपनी के द्वारा, और तीनों शक्तियाँ मिल गई। कौन कौन भाई? तो कंपनी, निजाम और मराठे। चूँकि कर्नवालिस कूटनीतिक रूप में भी माहिर था, तो उसने कर्नवालिस ने निजाम को भी मिलाया, मराठों को भी मिलाया, और अपनी सेना को लेकर लड़ाई में आ गया। परंतु जो तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध का जो प्रारंभिक युद्ध हुआ, उस प्रारंभिक युद्ध में 1790 ईस्वी में, 1790, ध्यान रखना है, 1790 ईस्वी में जनरल मिडोज, अर्थात जनरल मिडोज को पराजित किया। किसने? जनरल मिडोज को पराजित किया टिप्पू ने। परंतु जैसे ही कर्नवालिस की एंट्री होती है और निजाम मराठे भी उसके साथ में होते हैं, तो अब पलड़ा भारी हो जाता है। किसका पलड़ा भारी हो जाता है? तो पलड़ा भारी हो जाता है मैसूर के शासक का नहीं, बल्कि कंपनी का। और कंपनी के द्वारा बुरी तरीके से पराजित किया जाता है। किसको पराजित किया जाता है? टिप्पू सुल्तान को। यह समय था आपको 1792 ईस्वी में, जब इस युद्ध की समाप्ति होती है। मतलब अब चूंकि कई युद्ध हार रहा था टिप्पू सुल्तान, और उसके में अब सामर्थ्य बची ही नहीं थी कि वह युद्ध को जारी रखे, तो उसने समझौता कर लेना ही बेहतर समझा। और 1792 ईस्वी में एक संधि हुई जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इसी संधि के द्वारा तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि भाई जब समाप्ति हुई तो इसके प्रावधान क्या थे, प्रोविज़न क्या थे श्रीरंगपट्टनम की संधि का। तो जो इसका पहला और महत्वपूर्ण प्रोविज़न था उसमें यह किया गया कि मैसूर का आधा राज्य ले लिया गया। मतलब इसके आधे राज्य पर मराठों, निजाम और कंपनी को बांट लेना था, पहली बात। दूसरा जो प्रोविज़न था वह यह हुआ कि कंपनी को 12 महल डिंडीगुल एवं मालाबार जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे ये मिले कंपनी को। किसको मिला? कंपनी को मिला। अच्छा, तीसरी नंबर जो बात थी, तो मराठों को तुंगभद्रा जो नदी है उसके उत्तर का भाग मराठों को मिला। निजाम को क्या मिला? तो जो निजाम को मिला वह था कृष्णा और पेन्नार के बीच का भाग और उसके आगे का भाग। किसको मिला? निजाम को मिला। और इस प्रकार से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और इतना ही नहीं, एक और भी प्रोविज़न था जो जिसके बारे में भी बताना जरूरी है। तो जो एक प्रोविज़न था उसमें 3 करोड़
ध्यान रखना है, 3 करोड़ रुपए हर्जाना लगाया गया। किस पर? टिप्पू सुल्तान पे। और कहा गया कि भाई आप 3 करोड़ रुपया में आधा जो है मतलब 1.5 करोड़ रुपया तत्काल दीजिए और जो 1.5 करोड़ रुपया उसको आप किस्त में चुकाइएगा। और तब तक जब तक कि आप किस्त नहीं चुकाते हैं तब तक आपको अपने दोनों पुत्रों को कंपनी के अधीन में रखना होगा। और किया यह गया कि कंपनी के अधीन या कंपनी के द्वारा 2 पुत्रों अर्थात टिप्पू के 2 पुत्र जो उस समय नाबालिग हुआ करते थे, उन दोनों पुत्रों को कंपनी के द्वारा अपने पास में रख लिया गया। उनका नाम था अब्दुल खालिक, अब्दुल खालिक। और दूसरा जो था वह था मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन। और इन दोनों को रख लिया गया किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। हालांकि कालांतर में श्रीरंगपट्टनम की संधि के सभी शर्तों को टिप्पू सुल्तान के द्वारा पूरा कर दिया गया और उसके पुत्रों को भी वापस कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। और इस प्रकार से दक्षिण भारत में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा कॉर्नवालिस या ये कहिए कि कंपनी ने अपनी वर्चस्व को स्थापित कर लिया और टिप्पू को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया। और इसी युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने इस युद्ध के बाद अपने शत्रु को तो पंगु बना ही दिया, साथ ही मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया। ऐसा क्यों उसने कहा? तो ऐसा इसलिए कहा कि जो भी तुंगभद्रा के उत्तर का एरिया या कृष्णा और पिनार के बीच का जो भाग मिला था निजाम को और मराठों को, वो उतने उपजाऊ नहीं थे। यह भी माना जाता है कि तुंगभद्रा के जो उत्तर का एरिया था वो प्राय बंजर था जो मराठों को मिला था। और जबकि जो अंग्रेज लिए थे जो बारामहल, डिंडीगुल या फिर मालाबार, ये बहुत ही उपजाऊ थे और व्यापारिक दृष्टिकोण से मालाबार का तो महत्व अलग ही था। और इस प्रकार से यह युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का। बहुत बहुत धन्यवाद।